सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। टॉपिक है मेरा एविडेंस एक्ट 1872। एंड जैसा कि मेरा सेक्शन 91 मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आज जो सेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेक्शन 92। सेक्शन 91 में हमने बस इतनी सी बात समझी थी कि कोई भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब संविदा करते हैं, कोई भी हम अनुदान करते हैं, ठीक है, कोई भी अपनी चीज़ को हम दान देते हैं, या हम किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्पोजिशन करते हैं, मतलब सेल, परचेज, मॉर्टगेज या लीज ऐसा कुछ करते हैं, तो 91 में ये कंडीशन थी कि अगर ये सब चीज़ें हम लिखित रूप में कर लेते हैं, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में फिर कोई मौखिक साक्ष्य अब एडमिजिबल नहीं होगा। मतलब ये जो दस्तावेज हमने लिखित रूप में तैयार कर लिए हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके विरुद्ध अब कोई भी मौखिक साक्ष्य ग्राही नहीं होगा, मतलब एडमिजिबल नहीं होगा। अब लिखने की बाध्यता क्या थी कि इनको डॉक्यूमेंट्स को लिखा जाए, तो इसमें दो बाध्यताएं। एक बाध्यता थी कि अगर कानून के द्वारा ये आवश्यक है कि ऐसे टर्म्स टर्म्स ऑफ, मतलब टर्म्स यानी आप कंडीशन मान सकते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को लिखा जाए, ऐसे अनुदान की, ग्रांट की कंडीशन को लिखा जाए, या डिस्पोजिशन, सेल, परचेज, लीज, मॉर्टगेज की कंडीशंस को लिखा जाए, लिख कर तैयार किया जाए, तब तो आप बाध्य हैं कि आपको लिखित में ही करना है। लेकिन अगर कानून ऐसी बाध्यता नहीं आपके ऊपर लगाता है, तो आप मौखिक तौर पर भी कर सकते हैं और लिखित तौर पर भी कर सकते हैं। वो आपकी डिस्क्रिशन है, आपका विवेकाधिकार है। तो बस इसी पर बात हुई थी कि जो दस्तावेज हमने लिखित तौर पर तैयार कर लिए हैं, अब उसके अगेंस्ट में कोई भी मौखिक साक्ष्य एडमिसिबल नहीं होगा। दो एक्सेप्शन बताए थे, एक प्रोबेट सर्टिफिकेट से जुड़ा और एक अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आज जो मैं सेक्शन 92 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि 91 के कुछ एक्सेप्शंस को आगे लेकर आता है, फ्रंट में लेकर आता है। मतलब ये बताने की कोशिश करता है सेक्शन 92 कि किन किन परिस्थितियों में उन लिखे गए कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ओरल एविडेंस एडमिसिबल किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, ठीक है। तो 92 एक तरीके से देखा जाए तो सेक्शन 91 के अपवाद की बात करता है। दो हमने उसमें पढ़े थे, आज हम 6 अपवाद इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। सेक्शन 92। सेक्शन 92, देखिए बात हमेशा हम करते हैं कि टर्म्स ऑब्लिक कंडीशंस। तो टर्म्स और कंडीशंस किसकी बात कर रहे हैं हम? तीन चीजों की। पहला है आपका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा है आपका टर्म्स ऑब्लिक कंडीशन ऑफ ग्रांट्स मतलब अनुदान, और तीसरा है डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इसको ब्लू मार्कर से भी बता देता हूं आपको। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है संविदा, ग्रांट मतलब होता है अनुदान, और डिस्पोजिशन मतलब होता है सेल, खरीदना, सॉरी बेचना, परचेज खरीदना, मॉर्टगेज गिरवी रखना, बंधक, एंड लीज पट्टे पर उठाना या लेना। तो सेक्शन 91 भी इन टर्म्स के ऊपर बात करता था, 92 भी इन टर्म्स के ऊपर ही बात कर रहा है। अब समझते हैं अपने सेक्शन 92 की एक्सप्लेनेशन को, प्रोविजो नंबर 1 को। मैं यहां पे हेडिंग डाल दे रहा हूं, प्रोविजो नंबर 1।
अब देखिए, सपोज करिए कि ए एंड बी के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू परचेज ऑफ कार। एक कार से जुड़ा, ये कार की खरीदने से जुड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ए अपनी कार बी को, मतलब ए आपका सेलर है और बी आपका परचेजर है। ए अपनी कार को बी को सेल करता है और अमाउंट रहती है 5000 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 5000 की अमाउंट रहती है। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लिखित में भी हो जाता है। ठीक है, ए 5000 रुपये लेकर बी को अपनी कार दे भी देता है। ठीक है, अब बाद में एक दिन होता क्या है कि ये ए, ठीक है, ये कहाँ जाता है, ये जाता है कोर्ट, मतलब न्यायालय। अब ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई भैया, यहाँ तक तो सब ठीक ही चल रहा था। कॉन्ट्रैक्ट करा, ए ने अपनी कार बी को बेची, बी ने 5000 रुपये ए को दिए, बात खत्म। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर ऐसी कंडीशन क्या है कि ए को कोर्ट जाना पड़ा, ए को कोर्ट जाना पड़ा। और जाके ए कोर्ट में कहता क्या है, ओरल एविडेंस दे रहा है क्या, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये मुझे क्या कर कर, कोर्जन के बेसिस पे, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, ठीक है, थ्रेट करके, मतलब डरा के। तो इसको अगर आप सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डरा कर, धमका कर कराया गया है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो ए के द्वारा हुआ है, ए और बी के बीच में हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट ए ने वॉलेंटरली नहीं किया है, दबाव में किया है। किसके, बी के दबाव में। तो इन परिस्थितियों को, ये जो कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, थ्रेट, डरा धमकाने वाली परिस्थिति हैं, ए ऐसी परिस्थितियों को कोर्ट में पेश कर पाएगा, साक्ष्य दे पाएगा, मौखिक साक्ष्य दे पाएगा, भले ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या था, रिटन फॉर्म में था। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या थे, रिटन फॉर्म में थे। लेकिन अगर ऐसी इनवैलिडेट एलिमेंट्स, अवैध एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती करवाया गया है, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, थ्रेट के बेसिस पर, एक्सटॉर्शन के बेसिस पर, तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल, सॉरी, वो सारे एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। अब ये शुरुआत से ही क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, क्योंकि एग्री तो था ही नहीं ना, ये एग्री तो था ही नहीं कभी, वो तो ज़बरदस्ती डर के मारे उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, ये संविदा करनी पड़ी बी के साथ। तो ऐसे लिखित कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में भी मौखिक साक्ष्य एडमिसिबल हो जाएगा, ये हमारा प्रोविजो नंबर 1 कहता है। अब बढ़ते हैं प्रोविजो नंबर 2 की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोविजो नंबर 1 क्लियर कर पाया होगा आप लोगों को। अब प्रोविजो नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोविजो नंबर 2। प्रोविजो 2, प्रोविजो 2 दो पॉइंट्स पर डिस्कशन करता है। पहला पॉइंट, साइलेंट ऑफ एनी फैक्ट, किसी फैक्ट का साइलेंट होना, एंड नॉट इनकंसिस्टेंट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है उससे अगेंस्ट में ना जाए, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट्स या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आप जो भी समझें।
ठीक है। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए इनके अंदर, मतलब इनको क्रॉस ना करते हुए, अगर कोई फैक्ट साइलेंट है लेकिन वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं है, कोई ऐसी नई चीज लेकर नहीं आ जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ऐसा ना हो, तब प्रोविजो 92 प्रोविजो 2 वर्क करता है। अब फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाना चाहूंगा, सॉरी, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ठीक है। ये तीन भाई हैं और ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब इन तीनों के बीच में क्या होता है, इन तीनों के बीच में एक हो जाता है डीड। ये तीनों आपस में एक डीड कर लेते हैं, रिटन डीड, कि इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी के 12 महीने, भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इन 12 महीनों में 4 महीने इसको मैं एंजॉय करूंगा, 4 महीने इसको बी एंजॉय करेगा और फिर 4 महीने इसको सी एंजॉय करेगा। किसको? इस प्रॉपर्टी को। 4 महीने मैं, 4 महीने बी, 4 महीने सी, ठीक है। अब आइए 4 महीने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मंथ है, इन टोटल 12 हो गए। अब ये कहानी बढ़ती है कि डीड कंप्लीट हो गई, तो अब इसको एग्जीक्यूशन के लिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये तीनों कहते हैं कि चलो अब इस डीड को फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट हो जाता है एक फ्रेश ईयर, और ये जो है अपने 2 महीने एंजॉय कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो बचे वाले 2 महीने हैं, वो कहता है कि ऐसा है, मैं एक और डीड तैयार करता हूँ। एक डीड से तो ये हुआ था कि 4-4 महीने एंजॉय करेंगे, वो ठीक है, वो चल रही थी। फिर ए अपने 2 महीने तो एंजॉय कर लेता है, अब बचते कितने हैं? 2 महीने और। लेकिन वो इन 2 महीनों को कहता है कि मैं इन 2 महीनों को बी को क्या कर देता हूं? गिफ्ट। मतलब 2 महीने अब मैं एंजॉय नहीं करूंगा, मैं अपने इन 2 महीनों को बी को एज अ गिफ्ट दे दे रहा हूं कि अब बी इसको एंजॉय करे, ठीक है। बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ए ने एक डीड कर दी बी के लिए कि मेरे जो 2 महीने हैं, 2 महीने मैं ऑलरेडी एंजॉय कर चुका हूं, जो 2 महीने बच रहे हैं भाई उसको भी तू ले जा, तू एंजॉय कर, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। अब बी यहां पर एक डीड बी भी करता है, समझने की कोशिश करिएगा। एक डीड अब बी भी करता है, बी भी एक डीड करता है, ठीक है। इस डीड में बी कहता है कि जितने महीने ए ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिए हैं, ठीक है, और जो मेरे भी हैं, मतलब बी के कितने हैं भाई? बी के अपने 4 तो हैं ही हैं, इस पर तो कोई भी पॉइंट नहीं उठता, इसके 4 तो बिल्कुल इसके अपने हैं ही हैं। लेकिन ये 2 भी इसके अब हो गए हैं, तो 6 महीने हो गए, ठीक है। तो एक बी एक डीड में क्या कहता है कि मैं ए को अब हर महीने कितना, ठीक है, एवरी मंथ, भाई बी खुश हो जाता है कि चलो मुझे 2 महीने और मिल गए एंजॉयमेंट के लिए। तो इस खुशी में बी एक डीड कर देता है कि एवरी मंथ 12 रुपीज मैं ए को दूंगा, ठीक है। ये भी खुश कि चलो मुझे कुछ मिलेगा हर महीने, 12 रुपए मुझे मिलेंगे किससे? बी से हर महीने अब, ठीक है। ये बातें हो गई, ये भी डीड हो गई, और ये भी जो ए ने करा था इन तीनों के बीच, ये भी डीड थी। और फिर इसने, मतलब 3 डीड हुई है इसमें, आप ध्यान दीजिए। एक डीड तो इन तीनों के बीच में हुई, फर्स्ट पहली, दूसरी फिर बी ने करी कि 2 महीने में अपने दे रहा हूँ, ए ने करी, ठीक है, ए ने करी कि मैं अपने 2 महीने बी को दे रहा हूँ, ये दूसरी डीड। और तीसरी डीड यहाँ पे कौन कर रहा है? तीसरी डीड बी कर रहा है, किसके फेवर में? ए के फेवर में, ये बी कर रहा है, ठीक है। तो ये तीसरी डीड हो गई आपकी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जब आपका इस डीड में, आप एक चीज समझिए, जो बी ने डीड करी थी उसमें ये नहीं लिखा था कहीं कि मैं इन 2 महीनों का भी पेमेंट 12 रुपए के हिसाब से करूंगा, ठीक है। उसने बस ये लिख दिया था कि मैं हर महीने 12 रुपए का पेमेंट ए को कर दिया करूंगा, बी ने ऐसा कहा था, ठीक है। तो हुआ क्या कि बी ने
इन 4 महीनों का पेमेंट तो कर दिया 12 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 48 रुपीज़ तो मिल गए ए भाई साहब को, लेकिन इन 2 महीनों का पेमेंट बी नहीं करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ए है, ठीक है, जो आपका ये ए है, ये जाता है कहाँ, कोर्ट, और कोर्ट में देता है ओरल एविडेंस, ठीक है, ओरल एविडेंस दे देता है कि सर ऐसा है, हम 3 भाई थे, एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, हमने ये बांट लिया कि हम 4 महीने उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे, तो 4 महीने मेरे खाते में आए, 4 महीने बी के खाते में आए, 4 महीने सी के खाते में आए, ये चीज़ ठीक चली। फिर सर हमने जब एंजॉयमेंट करना शुरू किया, तो मैंने अपने 4 महीने में से केवल 2 महीने एंजॉय किए, और 2 महीने डीड के बेसिस पे मैंने अपने भाई बी को 2 महीने गिफ्ट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद बी, मेरे भाई बी ने भी एक डीड करी, ठीक है, और मुझे हर महीने 12 रुपए देने का वचन दिया। सर वो भी ठीक था, लेकिन उसने महीनों का पेमेंट तो किया है 12 रुपए के हिसाब से, लेकिन मेरे इन 2 महीनों का पेमेंट नहीं किया है, जो कि हमारे में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था कि जब तक हमारा एंटरटेनमेंट पीरियड एक्सपायर नहीं होगा, तब तक हम उस पर काबिज रहेंगे, ठीक है। ये साइलेंट बात थी, ठीक है, ये ओरल एग्रीमेंट हुआ था सभी भाइयों में कि सबका 4 महीने का है, और जब तक ये 4 महीने कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, तब तक एंटरटेनमेंट करने का राइट बना रहेगा हर उस भाई का, ठीक है। तो सर उस बेसिस पे मुझे इन 2 महीनों का प्रॉफिट तो चाहिए, मतलब 12 रुपए तो चाहिए, क्योंकि मेरा 4 महीने कंप्लीट नहीं हो पाया था, और मैंने अपने 2 महीने उठा के दे दिए थे, तो मेरे 2 महीने तो बचे रह गए थे ना, तो उसका पेमेंट कौन करेगा मुझे, उसका पेमेंट भी मुझे 12 रुपए के हिसाब से होना चाहिए। तो ये बात कोर्ट में जाके कौन कहता है, ए ओरल एविडेंस देता है। चूंकि ये जो बात थी कि 4 महीने तो हम अपना एंटरटेनमेंट करने का अधिकार रखते ही रखते हैं, ठीक है, ये बात तो थी, लेकिन ये बात कहीं नहीं हुई थी कि अगर ये इसको क्या कहते हैं गिफ्ट कर देंगे अपने 2 महीने, ठीक है, तो भी जो गिफ्ट करने वाला है उसको उन महीनों का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट की बात है। जब ये बात हो गई कि हम अपने 4 महीने एंटरटेन करेंगे ही, और उसमें कोई भी रोक टोक नहीं आएगी, तो यहाँ पर लॉजिक भी यही कहता है कि भाई इसने तो अपने केवल 2 ही महीने एंटरटेन कर पाए थे, 2 महीने दे दिए थे अपने भाई बी को, ठीक है, और बी ने उसको इन 2 महीनों का पेमेंट नहीं किया, तो 4 महीने एंटरटेन वो कैसे कर पाया, नहीं कर पाया। तो उसको अगर एंटरटेन करना है ए को 4 महीने, तो उसको 2 महीने का पेमेंट भी चाहिए होगा। तो इस बात को ए प्रूफ कर सकता है, भले ये रिटन फॉर्म में नहीं थी, ठीक है, रिटन फॉर्म में ये नहीं थी, साइलेंट थी, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बात केवल 12 रुपए के पेमेंट के लिए हो रही है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, एंटरटेनमेंट जो है 4 महीने की लिमिट थी, और वो पूरा करने का सबका अपना अपना हक है कि 4 महीने ए एंटरटेन करे, 4 महीने बी एंटरटेन करे, 4 महीने सी एंटरटेन करे। और ऐसा ओरल एग्रीमेंट भी हुआ था भाइयों के बीच में कि किन्हीं भी परिस्थितियों में 4 महीने का एंटरटेनमेंट तो हर व्यक्ति अपना करेगा ही करेगा। तो उसी बेसिस पे जब ए ने अपने 2 महीने गिफ्ट कर दिए और बी ने इन 2 महीनों का पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो ए ने कोर्ट में सवाल उठा दिया कि मेरा 4 महीने एंटरटेनमेंट पूरा नहीं हुआ था, उसके बावजूद मैंने इनको गिफ्ट कर दी, अपनी प्रॉपर्टी 2 महीने गिफ्ट कर दिए, लेकिन अब ये 2 महीने का पेमेंट मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं, बाकियों का तो ये कर रहे हैं, 4 महीनों का ये कर रहे हैं, ठीक है, मेरे 2 महीने जो एडिशन में मैंने इन्हें दिए हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी ये प्रूफ कर सकता है कोर्ट में, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजो नंबर 2 है, जो कि कहता है कि डॉक्यूमेंट जब साइलेंट हो किसी टर्म फैक्ट पर और इनकंसिस्टेंट ना हो कॉन्ट्रैक्ट से, तब। तो ये आपका प्रोविजो नंबर 2 है। अब बात करते हैं प्रोविजो नंबर 3 पर। आप लोग समझ गए ना इस बात को, इसमें सिंपल सा बस यही फंडा है कि सी को हटा दे रहा हूं क्योंकि सी से कोई मतलब ही नहीं था, ए और बी थे, ठीक है, ए अपने 4 महीने, बी अपने 4 महीने एंजॉय कर रहे थे एज पर डीड, लेकिन
ए जब जब शुरू होते हैं एंजॉयमेंट के पीरियड तो पहला मौका ए को मिलता है, तो ए अपने 2 महीने को तो एंजॉय करता है और बाकी 2 महीने को बी को ट्रांसफर कर देता है गिफ्ट के तौर पर। ठीक है, अब बी के पास अपने 4 महीने और ए के 2 महीने बचे, तो बी के पास हो गए टोटल 6 महीने। ठीक है, लेकिन जो बात डीड जब बनी थी कि 4-4 महीने एंजॉयमेंट करेंगे, उस समय एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग अपने 4-4 महीने को तो एंटरटेन करेंगे ही करेंगे, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन फिर बी ने क्या करा, सॉरी ए ने क्या करा, एक डीड और बनाई और उस बेसिस पर अपने 2 महीने बी को दे दिए। ठीक है, अपने 2 महीने बी को दे दिए, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं था कि इन 2 महीनों को मैंने गिफ्ट दे दिया तो अब मैं इनसे कुछ मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ नहीं लूंगा। ठीक है, उसने ये भी नहीं लिखा था कहीं। ठीक है, तो उसने दे दिए। अब चूंकि पहली डीड में क्या था कि एंटरटेनमेंट हम करेंगे करेंगे जब तक हमारा एक्सपायरी नहीं हो रहा था पीरियड 4-4 महीने का, लेकिन 2 महीने दे दिया था। तो इन 2 महीनों का जब बी ने डीड कर दी कि मैं तुम्हें अब हर महीने क्या दूंगा, 12 रुपए। ठीक है, तो इनका तो 12 रुपए दे दिया, लेकिन इनका वो नहीं दिया। ठीक है भाई, ये भी तो अब बी के पास है, 2 महीने भी तो बी के पास है, तो इनका भी तो देना चाहिए था, नहीं दिया। इसी को लेकर एक कोर्ट चला जाता है और कहता है कि सर मैंने अपने पूरे 4 महीने एंटरटेन नहीं करे थे, लेकिन मैंने ये अपने भाई होने के नाते बी को मैंने अपने 2 महीने गिफ्ट कर दिए, और बी ने एक डीड और बी ने भी मेरे लिए 12 रुपए महीने का प्रावधान तय कर दिया कि मैं तुम्हें हर महीने 12 रुपए दूंगा, लेकिन उसने और महीनों के तो 12 रुपए दिए, लेकिन इन 2 महीनों के 12 रुपए नहीं दिए। तो इस बात का एविडेंस ए कोर्ट में रख सकता है, भले ही डीड क्या थी, रिटन थी। ठीक है, तो कोई भी फैक्ट जो साइलेंट हो और संविदा के विपरीत ना जा रहा हो, उसको भी हम ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में। प्रोविजो नंबर 2 हमारा यही बोलता है। अब प्रोविजो नंबर 3 पे आते हैं। अब देखिए, जो हमारा प्रोविजो नंबर 3 है, प्रोविजो नंबर 3 जो है वो बात करता है, सिंपल शब्दों कहा जाए तो कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब पहले उस कंडीशन को फुलफिल करो तभी कॉन्ट्रैक्ट पावर में आएगा। कंडीशन प्रेसिडेंट। अब देखिए बहुत इजी वर्ड्स में, ए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी और ये बी, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ए की है। ठीक है, ए अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करता है। ठीक है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बी के साथ, सुना होगा आपने, मतलब संविदा कर लेता है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की कीमत रहती है 250 रुपीज, और ए जो है 75 रुपए बयाना के तौर पर एडवांस में ले लेता है, बयाना ले लेता है। मतलब इन 250 में से इसे 75 रुपए एडवांस ले लिए, तो अब घटा दीजिए, 250 में से 75 घटा दीजिए, 175 रुपए और देने हैं, किसको, बी देगा ए को। ठीक है, 175 रुपए और, क्योंकि 75 तो उसने एडवांस में रख लिए हैं। और ये कहता है कि ये चीजें हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मैंने कर दिया है, और मैं तुम्हें, जब तुम मुझे ये 175 का पेमेंट और कर दोगे, तो इस पेमेंट से विद इन 8 डेज मैं क्या कर दूंगा, सेल डीड एग्जीक्यूट कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसने सेल डीड एग्जीक्यूट कर दूंगा, और उन्होंने एक ओरल एग्रीमेंट किया था कि सेल डीड एग्जीक्यूशन, ठीक है, सेल डीड एग्जीक्यूशन, सॉरी, इसी डीड में, ठीक है, इसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में उन्होंने एक अपना, ए ने एक कंडीशन और डाली थी कि मैं तुम्हें 250 रुपये में ये ज़मीन अपनी दूंगा,
जिसमें से कि 75 रुपये मैंने एडवांस ले लिए हैं। जब तुम 175 और दे दोगे तो मैं तुम्हें अपनी ये प्रॉपर्टी का सेल डीड कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक डीड करनी पड़ेगी कि जब मैं तुम्हें 250 रुपये वापस कर दूंगा तुम्हारा दिया हुआ, तो मैं तो बी इस प्रॉपर्टी को ए को वापस कर देगा। समझ रहे हो आप? मतलब ए ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, इस प्रॉपर्टी को बी को दिया, बी ने सपोज करिए कि 75 रुपये तो एडवांस में दे दिए थे ए को, और जब वो बाकी 175 बचे दे देगा तो ये प्रॉपर्टी बी की हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ए बोल रहा था, सेल डीड करके वो प्रॉपर्टी बी को कर देगा। लेकिन ए ने एक कंडीशन और लगाई थी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में कि यहां तो प्रॉपर्टी आपके पास पहुंच गई, लेकिन जब मैं ये 250 रुपये आपको दे दूंगा तो आप ये प्रॉपर्टी मुझे वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये करना था डीड किसको? बी को। बी ने ऐसी कोई डीड एग्जीक्यूट करी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो फिर ए ने क्या करा? ए ने इस प्रॉपर्टी के लिए क्या नहीं करी? इस प्रॉपर्टी के लिए सेल डीड नहीं करी, पैसा लेने के बाद भी सेल डीड नहीं करी। ठीक है, तो अब क्या होता है? बी जाते हैं कोर्ट और कहते हैं कि सर इसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया था कि तुम पहले तो बी ने बोला कि मैंने इन्हें 75 रुपये तो एडवांस में दे दिए थे ए को, फिर मैंने बाद के बचे 175 भी दे दिए, उसके बावजूद भी इसने जो अपना कहा था कि मैं 8 दिन के अंदर सेल डीड एग्जीक्यूट कर दूंगा पूरा पेमेंट होने पे, इसने पूरा पेमेंट होने के बाद भी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करी। तो सर कृपया कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवाया जाए और ये प्रॉपर्टी मुझे, ये सेल डीड मेरे फेवर में करवाई जाए। ये कहता है कि सर ऐसा है, कुछ कंडीशन पूरा होने पर ही ये कॉन्ट्रैक्ट पावर में आता, लेकिन वो कंडीशन बी ने फुलफिल नहीं करी। जैसे कि मैंने कहा था कि जब तुम मुझे 250 रुपये दे दोगे तो मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें सेल डीड कर दूंगा 8 दिन के अंदर ही पेमेंट मिलने पे। ठीक है, लेकिन मैंने एक कंडीशन और लगाई थी कि जब मैं तुम्हें ये 250 वापस कर दूंगा, मतलब जब ए बी को 250 रुपये दे देगा तो फिर ये बी को ये प्रॉपर्टी वापस ए को देनी पड़ेगी। इस बात पर बी ने कोई डीड नहीं बनाई और ना ही अपनी कोई कंसेंट दी। तो सर ये कंडीशन जब फुलफिल नहीं हो पाई तो मैंने सेल डीड भी एग्जीक्यूट नहीं करी। कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है। तो इस इंसिडेंट का, इस कंडीशन का ए जो है वो क्या कोर्ट में ओरल एविडेंस दे सकता है, भले डीड क्या थी रिटन में, लेकिन अपने पक्ष को रखने के लिए। ठीक है, अपने पक्ष को रखने के लिए, अपने फैक्ट को रखने के लिए, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था उस कंडीशन को बताने के लिए ए ओरल एविडेंस दे सकता है, भले ही डीड क्या थी रिटन फॉर्म में हो गई थी। क्योंकि 100 रुपए के ऊपर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची या खरीदी जाएगी तो रिटन फॉर्म में होगी, तो भले ही रिटन फॉर्म में हो गई थी लेकिन ओरल एविडेंस ऑफर्ड किया जा सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने प्रोविजो नंबर 4 की तरफ। अब सपोज करिए 4 की बात कर रहा हूं मैं अब। 4 ए एंड बी दो व्यक्ति थे, पर्सन थे, इनके बीच में एक हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाउंड था, बाउंड बाय लॉ टू बी इन रिटन फॉर्म, मतलब अगर कानून की यह बाध्यता थी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लिखित किया जाए, तब तो आपका प्रोविजो 4 लागू नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी बाध्यता नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट को लिखित रूप में किया जाए, लेकिन पार्टी ने अपने कंसेंट से, दोनों पार्टीज ने क्या कर लिया, बाध्यता होना होने के बावजूद भी लिखित में कर लिया, तब प्रोविजो 4 एप्लीकेबल हो जाता है। अब देखते हैं प्रोविजो 4 कहता क्या है। सपोज करिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और रिटन फॉर्म में कर लिया। पहला था बाउंड बाय लॉ, दूसरा नॉट बाउंड बाय लॉ। तो पहले हम बात करते हैं नॉट बाउंड बाय लॉ की, कि मतलब ऐसा रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना बाउंड नहीं था लेकिन उन्होंने कर लिया। तब इस केस में क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद, लिखने के बाद, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ए और बी ने एक ओरल एग्रीमेंट किया। ओरल एग्रीमेंट किया कि भविष्य को देखते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में क्या हो सकता है, मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, अल्टरेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, भविष्य में
मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद ये ओरल एग्रीमेंट हो रहा है, लिख लिया है लेकिन उसके बाद ये ओरल एग्रीमेंट हो रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन और चेंजेस कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। ये इनके बीच में ओरल एग्रीमेंट हो गया। तो अगर बाउंड बाय लॉ नहीं था कि लिखा जाए कॉन्ट्रैक्ट, तब तो ये ओरल एग्रीमेंट का एविडेंस पार्टीज दे देंगी कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है और एडमिसिबल भी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करना बाउंड बाय लॉ था कि कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्म में ही करा जाए, उसके टर्म्स को रिटन फॉर्म में ही लिखा जाए, तब ऐसे किसी भी आप ओरल एग्रीमेंट का एविडेंस आप नहीं दे पाएंगे। केवल प्रोविजन नंबर 4 इतने पे ही बात करता है। अब बढ़ते हैं प्रोविजन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए प्रोविजन नंबर 5। प्रोविजन नंबर बात करता है 5 करता है यूसेज की, परंपरा, यूसेज की, कस्टम्स की, रीत, ठीक है, रीत, ठीक है। तो इस पर यह बात करता है प्रोविजन नंबर 5। बहुत इजी एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, बेयर एक्ट की लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। जैसे कि ए एक मैंगो सेलर है, ठीक है, एंड बी एक परचेजर है, ठीक है। ए ने बताया कि 28 मैंगोज 100 रुपीज के, ठीक है, 28 मैंगोज 100 रुपीज के हैं, ठीक है, 28 मैंगोज 100 रुपीज के। बी ने परचेजर हैं, बी, ठीक है। बी क्या करते हैं, परचेजर हैं, ये बोलते हैं कि ठीक है 28 मैंगोज आई वांट टू परचेज, मैं खरीदना चाहता हूं। इन लोगों के बीच में क्या हो गया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट हो गया, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। ए ने ऑफर दिया बी को, बी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, वो एग्रीमेंट बन गया। और ऐसा एग्रीमेंट जब किसी प्रकार से डरा धमका कर नहीं किए गए हैं, ऑब्जेक्ट लॉफुल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब ए ने 28 मैंगोज की डिलीवरी करवा दी बी के पास, और बी ने 100 रुपए दे दिए। अब तक तो सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सब हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो सेलर है ए, वो चला जाता है कोर्ट, और कोर्ट में जाके क्या कहता है कि सर 28 मैंगोज जो मैंने 100 रुपए के दिए हैं, वो यहाँ पर एज अ कस्टम के बेसिस पे, यहाँ की जो रीत है उसके हिसाब से 28 मैंगो 140 के होते हैं। मतलब अगर 28 मैंगो 100 रुपए के कहे जाएंगे तो वो 28 मैंगो 140 के समझे जाएंगे अपने आप, ठीक है। वो 100 ना समझते हुए 140 के समझे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा रिवाज है, यहाँ पर ऐसा कस्टम है। अगर मैं आपसे बोलूंगा ना कि 28 मैंगो 100 रुपए का, तो आपको 100 नहीं समझना, आपको 140 समझना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा रिवाज है, ऐसी रीत यहाँ पे चलती है। तो ऐसे रिवाज और ऐसी रीत का एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट क्या था, रिटन फॉर्म में था। तो यूसेज और कस्टम्स के ऊपर ही डिपेंड है आपका प्रोविजन नंबर 5, ठीक है।
तो केवल इतना ही है भाई, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बोला कि मैं अपना मैंगो तुम्हें बेचना चाहता हूँ, बी ने बोला कि मैं परचेज करना चाहता हूँ, 28 मैंगो 100 रुपए के हैं, उसने बोला ठीक है दे दो, उसने 28 मैंगो दे दिए, उन्होंने 100 रुपए दे दिए। लेकिन रीत क्या थी कि 100 बोलेंगे तो 140 समझा जाएगा, ये बात बी को नहीं पता थी, बी ने केवल 100 का पेमेंट किया ए को। ए चला गया कोर्ट, उसने बताया कि सर यहाँ की रीत ऐसी है कि 28 मैंगो 100 रुपए के कहे जाने पे उसको 100 रुपए ना 100 रुपए ना समझ के 140 का समझा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे आपका यूसेज और कस्टम को हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। भले ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका लिखित रूप में है, लेकिन उसके लिए हम मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं प्रोविजो नंबर 6 पर। अब प्रोविजो नंबर 6 हमारा बहुत नॉर्मल सी बात करता है। प्रोविजो नंबर 6, सपोज करिए ये एक ए है और ये बी है। मैक्सिमम एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देके ही क्लियर कर दूंगा टॉपिक आपको। बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो सब पढ़ लेंगे क्योंकि सबके पास होती है बेयर एक्ट, ठीक है। ए एंड बी है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, ये एक गांव है, ठीक है, ये एक विलेज है, और इसी में एक ही प्रॉपर्टी है, एक इस विलेज में एक ही प्रॉपर्टी है। यहां पे लिख देता हूं ए, ये एक ही प्रॉपर्टी है और ये पूरा विलेज है। ए एक डीड कर देता है और इसमें क्या कर देता है, इस प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, दान में देता है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को दान में दे देता है, ठीक है, किसको, ए दे देता है किसको, बी को, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में कई चीजें हैं, मतलब गाय भैंस भी पलती है, खेती बाड़ी भी होती है, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब कह देता है ए मतलब ये नहीं बोलता कि प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूं दान में, ठीक है। ये बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी एक गांव में है, ठीक है, मेरी एक प्रॉपर्टी इस गांव में है, ठीक है, इस गांव में मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें दान देता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर बी चला जाता है, क्या, बी कहता है कि मुझे पोजीशन दो उस प्रॉपर्टी का जो तुम्हारी गांव में तुमने बोली है, ठीक है। तो बी जाता है कोर्ट में और कहता है कि मुझे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए जो तुमने बोली है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी इस गांव में है, ठीक है। तो यहां पर अब कोई चीज स्पेसिफिक तो थी नहीं कि उस गांव में जो प्रॉपर्टी है उसका इतना हिस्सा मैं तुम्हें दान में देता हूं, क्योंकि और हिस्से में तो खेती बाड़ी करते हैं लोग, अपने जीवन यापन की एक वो चलाते हैं जिससे उनकी जिंदगी चलती है। तो मैं पूरी प्रॉपर्टी दान में नहीं दे सकता, लेकिन हाँ अपने प्रॉपर्टी का कुछ भाग मैं तुम्हें दान में दे रहा हूँ। उसने क्या बोला था डीड में कि इस गांव में मेरी संपत्ति है वो तुम्हें दान में देता हूँ। तो यार संपत्ति इस गांव में तुम्हारी और भी तो हो सकती है, केवल अब तुमने ये भी नहीं बताया कि कौन सी संपत्ति को तुम दे रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर ए ने डीड करा कि दान में देता हूं बी को, बी गया कि चलो मुझे पोजीशन दो उस प्रॉपर्टी का। तो अब यहां पर रिटन डीड होने के बावजूद भी बी इस प्रॉपर्टी से जुड़े व्याख्यान, इस प्रॉपर्टी से जुड़े एक्सप्लेनेशन कोर्ट में ओरल एविडेंस के तौर पर दे सकता है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी, ठीक है, इतने स्क्वायर गज में है, ठीक है, स्क्वायर फीट में फैली हुई है, इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा कल्टीवेशन के लिए होता है, इस प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी की वसीयत की गई है, विल की गई है, इस प्रॉपर्टी को जो है सेल नहीं किया गया है। तो मतलब इस लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए, मतलब इस डीड की लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो इस गांव में है दान में देता हूं, इस लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए बी एविडेंस दे सकता है, जो सराउंडिंग एविडेंस है कि इसकी प्रॉपर्टी जो गांव में है उस प्रॉपर्टी के आसपास इतनी मकान और बने हुए हैं,
इसकी प्रॉपर्टी इतने एरिया में फैली हुई है, इसकी प्रॉपर्टी की वसीयत हुई है या नहीं हुई है, इसकी प्रॉपर्टी में कितने लोग रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बस केवल इतना समझना है कि जो ये लैंग्वेज यूज हुई थी, ए के द्वारा जो ये डीड की गई थी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बी को दान में देता हूं जो इस गांव में है, सिचुएट करती है, तो प्रॉपर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं आ पाया था, कौन सी प्रॉपर्टी कितने एरिया में है, क्या है। तो जब बी को पोजीशन चाहिए था तो बी ने उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा व्याख्यान कोर्ट में किया, भले ही ऐसी डीड रिटन फॉर्म में थी। तो ऐसे कंडीशंस में ओरल एविडेंस एडमिसिबल हो जाएंगे कोर्ट में, जब ऐसी परिस्थितियां हो जाएं कि ओरल एविडेंस देना ही पड़ेगा चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए। तो इन्हीं चीज़ों पर आज मेरा सेक्शन 92 का लेक्चर बेस था, और आशा करता हूं कि ये काफ़ी कुछ प्रोविजंस क्लियर कर पाया होगा, ठीक है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट में, किसी भी प्रोविजो को आपको लगता है कि मैं क्लियर ठीक से नहीं कर पाया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ विद द हेल्प ऑफ सोर्सेज, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और जो भी वीडियोस नए आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने अपने कल एक शॉर्ट्स बनाए थे उसमें मैंने आपको कुछ सूचनाएं दी थी, जैसे कि अब आपका जो पॉक्सको मतलब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड रेप से जुड़े जो भी ऑफेंडर हैं, अभियुक्त हैं, उनके लिए अब एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं रहा। ऐसे अभियुक्तों को जो इन दो अपराधों से जुड़े हैं एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, ठीक है। ये अभी सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो गया है। 23 सितंबर 2022 को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस बिल को पास कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कल आपके सामने रखी थी। और रही बात आपके यूपी जुडिशियल सर्विस की वैकेंसीज की, तो वो बहुत जल्दी नवंबर या दिसंबर तक आने की उम्मीद है। पोस्ट जो है, वैकेंट सीट जो है 382 अभी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट पर शो हो रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अध्याचन कब तक आयोग पहुंच पाता है, या अध्याचन अभी वहां से हाईकोर्ट ने अप्रूवल दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। अध्याचन पहुंचने पर लोक सेवा आयोग कितना टाइम लेता है उसको एडवर्टाइज करने के लिए। तो इन सब बातों को लेकर वीडियोस अपडेट आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।